हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी का पूरा सिलेबस फटाफट टाइम टू टाइम खत्म हो जाए, और यही करते करते हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक में। देखिए, क्लास 9th हमने कवर अप करा दिया, जहां पर हमने आपका लिटरेचर, व्याकरण, लेखन सब कुछ करा दिया। क्लास 10th कोर्स ए में भी हमने लिटरेचर, व्याकरण, लेखन सब कंप्लीट करा दिया। कोर्स बी में भी हमारा लिटरेचर हो गया और लेखन हो गया, और व्याकरण का आज हम आखिरी टॉपिक कराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम ये आखिरी वीडियो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद अभी आपको हमें डीपीपी कराना है, ठीक है ना? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आज हम जो लेकर आए हैं टॉपिक, वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का व्याकरण का टॉपिक है मुहावरा। ये आते हैं ना मुहावरे, आपके पास में टॉपिक है कि नहीं है? तो चलिए आज उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मुहावरे हम बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इनका भंडार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुहावरे होते हैं। इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को काफ़ी पहले मुहावरे की एक सीरीज शुरू करी है। देखना, उसमें आपको सारे मुहावरे मैं धीरे धीरे काफ़ी हद तक काफ़ी मुहावरे करा चुकी हूँ अभी तक। तो आपको वहाँ वो अगर आप एमसीक्यूज वो सीरीज़ देखेंगे मुहावरे की, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नहीं तो यहाँ तो मैं अभी आपकी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। मोस्टली एग्ज़ाम में मैंने जो देखा है पिछले रिसेंटली 3-4 साल के जो पिछले देखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि आपके चैप्टर से रिलेटेड मुहावरे ज़रूर आते हैं। आपकी जो कोर्स बी की जो बुक है, स्पर्श बुक, उसमें से आपके जो गद्य खंड के जितने अध्याय हैं, 7 अध्याय, उन 7 अध्यायों में से आपके पास मुहावरे पूछे जाते हैं। तो मेरी आज ये कोशिश रहेगी कि पहले तो मैं मुहावरे समझाऊं कि होते क्या हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उन्हीं चैप्टर्स के मुहावरे करा दूंगी, ठीक है? फिर उसके बाद डीपीपी में तो आपको मैं बहुत तरीके के क्वेश्चंस दे ही रही हूँ, वो तो अलग है। लेकिन मेनली क्या है कि जितने भी चैप्टर है, 7 चैप्टर आपके गद्य खंड के, उन सभी के मुहावरे आपको मैं आज करा दूंगी, ठीक है? तो शुरू करें आज का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन मुहावरे का। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि मुहावरा आखिर होता क्या है, ठीक है? ध्यान से देखिए, जब भाषा या अपने कथन को विशेष ढंग से कहना होता है, तो उसे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति करना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि मेरी बात का सामने वाले पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े, और अब ये इम्पैक्ट पड़ता कैसे है? ये हमारी लैंग्वेज पे पड़ता है। मेन ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत किसी व्यक्ति से बहुत ही गंदी लैंग्वेज में और बहुत ही रूडली बात करेंगे, तो सामने वाला आपसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, आपसे उल्टा चिढ़ जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति पर मेरी बात का प्रभाव पड़े, तो सबसे पहले तो आपको सॉफ्ट स्पोकन होना है, और जाहिर सी बात है कि लहजा यानी कि एसेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके कहे गए शब्दों का। तो अब ये शब्दों को हम प्रभावशाली कैसे बनाते हैं? इन मुहावरों का इस्तेमाल करिए। तो देखिए, आपके जो वाक्य हैं, जो आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएगी, ठीक है? यानी कि प्रभावी हो जाएगी। तब कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर अलग अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्यांशों या शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे मैं यहाँ पर बोलूं, ठीक है, अरे रमेश, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, तुमने तो आ बैल मुझे मार वाली कहानी कर दी। अब यहाँ पर मैंने जो लिया आ बैल मुझे मार, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लिटरली आओ बैल और मुझे मारो, ये बात तो नहीं होगी ना। यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो वाक्यांश हम बोलेंगे वो अपने सही अर्थों को नहीं लेते। क्या दिया? अपने सामान्य अर्थ से हटके होते हैं। आ बैल मुझे मार का तात्पर्य क्या होता है कि बैल लिटरली आए और मुझे मारे, तो ये इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन इसका अर्थ हम सामान्य अर्थ से हट कर लेते हैं। इसका अर्थ हो गया आ बैल मुझे मार का तात्पर्य क्या हो जाता है कि भाई मुसीबत खुद तुमने मोल ले ली है, कि तुमने जिस तरीके से टीचर से बात करी, इससे टीचर तुमसे खफा हो जाएंगे। अब वो बात बात पे क्या है, तुम्हारी गलतियों को निकालेंगे, है ना? तो ये चीज होती है। तो आ बैल मुझे मार मतलब मुसीबत खुद मोल लेना, कि आओ मुसीबत मेरे गले पड़ो। समझ में आया? तो मुहावरे क्या होते हैं? ये हमारी बात को प्रभावी ढंग से दूसरे के सामने प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि हमारी बातों का प्रभाव बढ़ा देते हैं। ये हमेशा जो इनका अर्थ होता है उससे अलग हटकर ये अर्थ को लेते हैं। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है? मोस्टली क्या होता है, ये बातें बोल बोल के हमारे
डेली रूटीन के उसमें आ जाती हैं, डेली रूटीन में जो वाक्य हम बोलते हैं उनमें आ जाती हैं। बार बार प्रयोग करने के कारण कुछ शब्द समूह उक्ति बन जाते हैं और चमत्कार पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। समझ में आया कि बार बार जैसे किसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो उक्ति बन गए, यानी कि हम बार बार जैसे हम बोलते हैं ना, भूख लगने के लिए बोलते हैं मम्मी पेट में चूहे कूद रहे, मम्मी पेट में चूहे कूद रहे। अब लिटरली तो पेट में चूहे नहीं है ना, तो लेकिन क्या हुआ, हमने भूख लग रही है इसको हमने ज़्यादा अच्छा और बढ़िया बनाने के लिए पेट में चूहे कूद रहे बात कह दी, और ये अक्सर हमने इस्तेमाल करने के कारण ये एक उक्ति में हो गई और कालांतर में ये यूज़ करते करते मुहावरों में आ गई। कालांतर में मुहावरा बन जाते हैं, मतलब कालांतर यानी कि बहुत समय बीत जाता है तब यही क्या हो जाते हैं, मुहावरा बन जाता है। हमेशा अक्सर देखो क्या होता है, देखो कोई भी मुहावरा, मैंने आपको मुहावरे की जो सीरीज कराई है उसमें मैंने अक्सर इस चीज़ को मेंशन किया है कि कोई भी मुहावरा जो होता है वो हमारे रियल लाइफ के किसी ना किसी इंसिडेंट से ही जन्मता है। जैसे मान लो कि कभी कोई व्यक्ति होगा, उससे कहा गया भाई नाचो, ठीक है, कोई भी होगा, कोई व्यक्ति कहा गया कि तुम नाचो, मगर वो ठीक से नाच ना पाया, नाच नहीं पाया होगा, तो उसे कहा हाँ मुझे तो नाचना अच्छा आता है मगर यहाँ का आंगन टेढ़ा होगा, ठीक है ना, यानी कि उसे नाचना नहीं आता लेकिन दोष वो आंगन पे दे रहा है। तो इसी तरीके से ये मुहावरा बन गया क्या, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसी तरीके से क्या, जैसे पेट में चूहे कूदने वाला हिसाब हुआ। अब चूहे जहां पे भी आते हैं वहां की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सब कुछ खा पी के कुदर उतर के सारा खत्म कर देते हैं। तो चूहे मोस्टली जहां पहुंचते हैं वहां पर रखा हुआ पूरा सामान खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पेट में चूहे कूदने का मतलब कि जो मेरे पेट में खाना था वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, अब मुझे भूख लग रही है, तो उसी से ये मुहावरा बना क्या, पेट में चूहे कूदना। तो हमेशा जो ऐसा होता है कि हमारे रियल लाइफ के कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते हैं जो इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और फिर बार बार यूज़ करने से ये मुहावरे में बदल जाते हैं, ठीक है। अतः मुहावरा ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश है, हमेशा ध्यान रखना, ये वाक्य का अंश होता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता है, जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर नए एवं विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। अब मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि कोई भी आप लोग, जैसे मैंने बोला आ बैल मुझे मार, तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालेंगे, जो शब्द हैं अगर हम इनका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, बैल आओ और मुझे मारो। लेकिन मुहावरों के साथ क्या होता है, इनका शाब्दिक अर्थ से हटकर कुछ अलग ही अर्थ होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमने बोला कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, अक्ल का अंधा, है ना। अब ये सारी चीजें जो हैं अगर हम कहें तो ये अपने शाब्दिक अर्थ में नहीं होंगी, इनका अर्थ ही अलग होता है। अब इतना बड़ा ऊंट, उसके सामने तुम एक जीरा रख दो तो क्या मतलब, इतने बड़े शरीर में इतनी जरा सी चीज कहीं कुछ इफेक्ट करेगी, कोई इफेक्ट नहीं करेगी, उसकी भूख तो मिटने से रही। तो मतलब क्या, आपको जरूरत जितना आप सामान उसको नहीं दे पा रहे हो तो क्या कह रहे हो भाई, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये अपने वास्तविक अर्थ से हटकर कुछ अलग विशेष अर्थ हमेशा देते हैं। अब आते हैं मुहावरे की विशेषता, ठीक है। ये जो मुहावरे हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए वैसे तो मुहावरे आएंगे लेकिन अगर आप बेसिक जान लो तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है, चीजें आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। देखिए क्या है, मुहावरों का रूप सदा एक सा रहता है, इन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दीवार खड़ी करना की जगह दीवारें खड़ी करना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल चीज है कि अगर किसी सेंटेंस में लिंग वचन की वजह से बहुत सारे शब्दों में बदलाव होता है, लेकिन अगर हम कभी कोई मुहावरा इस्तेमाल करते हैं तो उस वाक्य के लिंग वचन का इफेक्ट कभी भी किसी मुहावरे पर नहीं पड़ता है। चाहे हम वाक्य में बहुवचन की बात कर रहे हो, एक वचन की बात कर रहे हो, मुहावरा हमेशा अपने जो है स्वरूप में ही आएगा, जो उसका स्वरूप रहता है। अगर दीवार खड़ा करना है तो दीवार खड़ा करना ही होगा, दीवारें खड़ी करना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मुहावरा हमेशा वाक्य का अंग बनकर प्रस्तुत होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं। मुहावरे को हम सिर्फ ये कहें कि हम सिर्फ मुहावरा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं होता, हम हमेशा मुहावरे को किसी ना किसी वाक्य के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, तभी वो अपने सही अर्थ को प्रेजेंट कर पाएगा।
मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मान लीजिए जैसे अगर हमने कहीं पर बोला आंख का अंधा, तो उसकी जगह हम नेत्र का अंधा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बोले आंखें खुलने की जगह नेत्र खुलना नहीं लिखा जा सकता। अगर वहां पर आंख है तो आंख ही रहेगा, उसकी जगह हम दूसरे उसके पर्यायवाची का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं, मुहावरों का शब्दार्थ नहीं वाच्यार्थ होता है। यानी कि मुहावरे जो होते हैं उनके शब्दों को अर्थ हम नहीं लेते, उसको वाच्य के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हमेशा हम उसको बोलते रहे हैं और वो किस अर्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं उन अर्थों को लिया जाता है। जैसे मैंने बोला कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पर तात्पर्य सीधे सीधे क्या होता है कि उस व्यक्ति को काम करना नहीं आता है और उसका दोष वो किसी दूसरे पर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका अर्थ यही होगा, उन शब्दों का अर्थ हम यहाँ पर नहीं लेंगे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, मुहावरों की एक पहचान यह है कि इनके अंत में क्रियापद अवश्य आता है। यानी कि कोई भी मुहावरा होगा उसके अंत में क्रियापद जरूर आएगा, जैसे बैठना, नाचना, खोलना, ये सारी चीजें। जैसे देखिए 9 2 11 होना, तो अब यहाँ पर होना जो है वो क्रियापद आया, गांठ बांध लेना, इसमें लेना क्रियापद आया, डेरा डालना, डालना क्रियापद आया, हथेली पर सरसों उगाना, तो उगाना क्रियापद आया। तो हमेशा मुहावरे क्या होते हैं, वो क्रियापदों के साथ ही अंत होते हैं। जैसे अक्ल का अंधा, ठीक है ना, तो यहाँ पर अंधा होना ये हुआ। आते हैं, मुहावरे अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश होते हैं, अतः प्रयोग करते समय इनमें कभी कभी कुछ बदलाव आ जाता है। अब चूंकि क्या है, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि हम जो है इनके संज्ञा पदों में कभी बदलाव नहीं करते, उन्हें लिंग वचन के हिसाब से इफेक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ इनके क्रियापदों में जरूर बदलाव आता है। याद रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर बोला 9 2 11 होना, ठीक है, सिंपल ये है, तो यहां पर 9 2 11 में बदलाव नहीं होगा, होना की जगह आप चेंज कर सकते हो, जैसे 9 2 11 हो गया या 9 2 11 होकर चला गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जो क्रियापद है उनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो आपके वाक्यांश रहेंगे, यानी कि जो संज्ञा पद रहेंगे, जो कनेक्टेड वर्ड्स रहेंगे, उनमें किसी तरह के बदलाव नहीं होते। मुहावरे में ये एक खास बात होती है, जो भी बदलाव होगा वो क्रिया पदों में होगा। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसमें आपके गद्य खंड, यानी कि आपकी पाठ्यपुस्तक जो स्पर्श है उसमें गद्य खंड में 7 अध्याय दिए गए। इन 7 अध्यायों में आपके पास में जो है मुहावरे ढेर सारे दिए गए। तो आज मैं वही करा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछले 3-4 सालों में या 5 सालों में जो चीज़ें देखी हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने खंगाले हैं, उनमें अक्सर मैंने ये चीज़ देखा है कि आपके व्याकरण पे जो प्रश्न आते हैं वो आपके इन्हीं चैप्टर से आधारित रहते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए चैप्टर पहला है आपका गद्य खंड का बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब जो लिखा गया चैप्टर है ये है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। अब प्रेमचंद जी को महान कथाकार कहा जाता है और वो मुहावरों का इस्तेमाल अपनी कथा में बेइंतहा करते हैं। वही हुआ बड़े भाई साहब में, उन्होंने जी भर के जो है मुहावरों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके उन मुहावरों को, उनके अर्थ और वाक्य। सबसे पहले आ रहा है प्राण सूखना, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है बड़े भाई साहब। स्पर्श बुक का, स्पर्श बुक के गद्य खंड का, स्पर्श बुक हमारी शुरू होती है काव्य खंड से, लेकिन गद्य खंड शुरू होता है बड़े भाई साहब से, जिसके अंतर्गत हमारे पास 7 अध्याय हैं, ठीक है। प्राण सूखना जिसका अर्थ होता है डर लगना। अब इसके लिए वाक्य प्रयोग है, आतंकियों को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए। तो देखा आपने कि किस तरीके से आपको अर्थ भी बता दिया और उससे कनेक्टेड एक वाक्य भी हमने बना दिया। अगला है हंसी खेल होना, यानी कि छोटी मोटी बात होना, ठीक है, छोटी मोटी बात होना। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, जंगल में अकेले जाना कोई हंसी खेल नहीं है, यानी कि जंगल में जाकर रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है भाई, घना जंगल होता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है आंखें फोड़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना। आंखें फोड़ना का तात्पर्य क्या होता है, बड़े ध्यान से पढ़ना।
यहाँ पर है कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है। फिर आते हैं गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई। गाढ़ी कमाई का मतलब क्या होता है? मेहनत की कमाई। यहाँ पर है तुम तो अपनी गाढ़ी कमाई जुए में उड़ा रहे हो। क्या है? तुम तो अपनी गाढ़ी कमाई जुए में उड़ा रहे हो। फिर आते हैं जिगर के टुकड़े टुकड़े होना। अब इसका अर्थ क्या था? दिल पर भारी आघात होना, यानी कि कोई ऐसी बात हो जो वाकई दिल पर लग जाए। ठीक। अब इसके लिए बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि उनको बहुत आघात पहुंचा। नेक्स्ट आते हैं हिम्मत टूटना। इसका अर्थ क्या है? साहस समाप्त होना। हिम्मत टूटने का तात्पर्य क्या है? साहस। अभी ये सब आपके बड़े भाई साहब चैप्टर से ही चल रहे हैं सारे मुहावरे। परीक्षा में असफल होने पर पिता की हिम्मत टूट गई। नेक्स्ट आते हैं जान तोड़ मेहनत करना, खूब परिश्रम करना। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़कर मेहनत की। फिर आते हैं दबे पांव आना, चोरी चोरी आना। चोर ने दबे पांव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। घुड़कियां खाना, डांट डपट सहना। बड़े भाई साहब की गुड़खियां खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया। फिर आते हैं आड़े हाथों लेना, कठोरता पूर्वक व्यवहार करना। यानी कि आड़े हाथों लेना यानी कि कोई जो मेरी बात ना माने उसके साथ हम कठोरता पूर्वक व्यवहार करें। फिर नेक्स्ट है गलती करके पकड़े जाने पर माता पिता ने पुत्र को आड़े हाथों लिया। क्या किया? पुत्र को आड़े हाथों लिया। नेक्स्ट आते हैं 11th आपका घाव पर नमक छिड़कना। इसका क्या होगा? दुखी को और दुखी करना, यानी कि कोई व्यक्ति दुखी हो जाए उसे और दुखी करना। एक तो वह पहले से ही दुखी है, तुम उसे चिढ़ाकर अपने घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? ठीक है। फिर आते हैं तलवार खींचना, लड़ाई के लिए तैयार रहना। तलवार खींचने का तात्पर्य क्या हुआ? लड़ाई के लिए तैयार रहना। छोटे भाई को गुंडों से पिटता देखकर बड़े भाइयों ने तलवार खींच ली, यानी कि अरे भाई छोटे भाई को कैसे हम छोड़ दें ऐसे गुंडों के सामने, तो वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। नेक्स्ट आते हैं अनपढ़ श्याम की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा लगता है जैसे अंधे के हार बटेर लग गई। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी देने वाला। क्या है? चुल्लू भर पानी देने वाला, कठिन समय में साथ देने वाला। जो व्यक्ति कठिन समय में साथ देता है उसके लिए कठिन समय में साथ देने वाला। अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हें भी कोई बाद में चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं मिलेगा। भाई हम आज किसी की मदद करेंगे कल तभी तो कोई व्यक्ति हमारी मदद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिंपल। दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी उठाना। कोई काम कर रहे हैं उसमें बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं तो हम क्या बोलेंगे? दांतों तले पसीना आ गया। फिर आते हैं शादी वाले घर में इतने काम होते हैं जिन्हें निपटाते निपटाते दांतों तले पसीना आ जाते हैं। फिर आगे है लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई उठाना। लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत मेहनत करना या बहुत कठिनाई उठाना, कुछ भी कर सकते हो। कक्षा में प्रथम आने के लिए करण को पीछे करना लोहे के चने चबाने जैसा है, यानी कि बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत का काम है। चक्कर खाना, भ्रम में पड़ना। रवि चेतन की एक जैसी शक्ल देखकर लोग चक्कर खा जाते हैं। ट्विंस हैं, दोनों की एक जगह शक्ल देखकर क्या हो जाते हैं? वो चक्कर खा जाते हैं, अर्थात भ्रम में पड़ जाते हैं कौन रवि है और कौन चेतन है। नेक्स्ट आते हैं आटे दाल का भाव मालूम होना। क्या है? आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना, डिफिकल्टीज के बारे में एक्सपीरियंस होना। दोस्तों के पैसों पर ऐश करने वालों को जब स्वयं कमाना पड़ता है तब उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता है। नेक्स्ट है जमीन पर पांव ना रखना। क्या है? जमीन पर पांव ना रखना, बहुत खुश होना। जमीन पर क्या ना, आज क्या कहते हैं, आज मेरे पांव जमीन पर नहीं, अर्थात क्या है? मैं बहुत खुश हूं। बेटे को सफल देखकर उसके माता पिता जमीन पर पांव ना रख
सके। नेक्स्ट आते हैं हाथ पांव फूल जाना, ये परेशानी देखकर घबरा जाना। मनोज को नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनकर उसकी पत्नी के हाथ पांव फूल गए। चलिए अब आ गए हम चैप्टर नंबर 2 पे। अभी देखिए इतने सारे जो हमने 20 मुहावरे पढ़े ना, ये चैप्टर नंबर 1 के थे, क्योंकि प्रेमचंद के जी के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें वो मुहावरे बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है डायरी का पन्ना, ठीक है, डायरी का एक पन्ना। तो इसमें ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से सिर्फ ये 3 ही हैं। हाँ, सिर्फ 3 है। देखिए क्या है, रंग दिखाना, प्रभाव या स्वरूप दिखाना, कठिनाई के समय मदद ना करके देव ने अपना रंग दिखा दिया। नेक्स्ट है ठंडा पड़ना, यानी कि ढीला हो जाना। कोई चीज बहुत मुस्तैदी से कर रही हो, उसमें शिथिलता आ जाए, थोड़ा सा रुक जाए, तो उसे कहते हैं अरे तुम्हारा काम ठंडा पड़ गया, यानी कि ढीला पड़ गया। तो शादी की तैयारियां अभी पूरी भी नहीं हुई हैं, पता नहीं घर वाले इतने ठंडे क्यों पड़ गए हैं, यानी कि अभी बहुत सारा प्रिपरेशन बाकी है, लेकिन अब वो लोग क्या है, शांत है, कुछ तैयारी नहीं कर रहे। नेक्स्ट है टूट जाना, अर्थात बिखर जाना। बड़े भाई साहब की खबर सुनकर पूरा परिवार बिखर गया। चैप्टर नंबर 3 है तातारा वामीरों की कथा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ी है ना, तातारा वामीरों की कथा, अंडमान निकोबार वाली। अब उसमें मुहावरे देखिए कितने हैं। सुध बुध खोना, अपने वश में ना रहना। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, जब तातारा शाम के समय जो है वो समुद्र तट पे आया था और उसे वामीरों के गाने की आवाज आती है, तब वो अपनी सुध बुध खो बैठता है ना, वहीं पर। उस आकर्षक युवती को देखकर चेतन अपनी सुध बुध खो बैठा। बाट जोना, यानी प्रतीक्षा करना। अब दूसरे दिन जब उसने तातारा ने वहीं पर मिलने के लिए वामीरों को बोला था और वामीरों थोड़ा देर से आई थी, तो वो वहां पर रास्ता देख रहा था, यानी कि बाट जो रहा था। राम कब से माता के साथ बाजार जाने की बाट जो रहा है। खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत अधिक खुशी होना, और जैसे उसने वामीरों को देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, तो क्या है, लड़की का रिश्ता तय होने पर परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। जब वामीरो रो रही थी और उसकी माँ उसे बहुत सारी बातें सुना रही थी, तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, अर्थात आग बबूला हो गया था। कक्षा में फेल होने की बात सुनकर पिता आग बबूला हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। फिर है राह न सूझना, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वामीरो, तो क्या हुआ, राह न सूझना, यानी कि उपाय ना मिलना। आतंकवादियों के पकड़े जाने पर यात्रियों को बचने की कोई राह ना सूझी। नेक्स्ट है सुराग ना मिलना, वामीरो जो है वो रोती रही और तातारा उस दीप के साथ डूब गया, तो उसका सुराग कहीं नहीं मिला कि वो कहाँ चला गया। वही है सुराग न मिलना, अर्थात पता न चलना। चोर घर में चोरी करके चला गया, परंतु पुलिस को कोई सुराग ना मिला। चैप्टर नंबर 4 है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अब इसमें कौन कौन से आपके मुहावरे हैं। पहला है चक्कर खाना, अर्थात घबरा जाना। परीक्षा में प्रश्न पत्र देखकर मैं तो चकरा गया। फिर उसके बाद है सातवें आसमान पर होना, ऊंचाई पर होना। आजकल की महंगाई तो सातवें आसमान पर पहुंच गई है। नंबर 3 है तराजू पर तोलना, यानी कि उचित अनुचित का निर्णय लेना। मुंह में कुछ बोलने से पहले आपको तराजू पर तोल लेना चाहिए, यानी कि बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि जिन शब्दों का चयन या जो बात आप करना चाह रहे हो वो सही है या नहीं है। फिर आते हैं हावी होना, यानी कि अधिक प्रभावी होना। आजकल तो अमीर लोग गरीबों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। नंबर 5 है अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। चैप्टर है कैफी आजमी जी का। देखिए यहां पर क्या है, नंबर 1 दीवार खड़ी करना अथवा बंटवारा कर लेना। घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवारों में दीवार खड़ी हो गई, यानी कि उन दोनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया, बंटवारा हो गया। फिर है बेघर करना, यानी कि आश्रय छीन लेना। चेन्नई में आई बाढ़ ने ना जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। फिर आते हैं डेरा डालना,
स्थायी रूप से रहना, डेरा डालना मतलब स्थायी रूप से रहना। जहां से जब से यहाँ दंगे हुए हैं तब से सेना ने यहाँ डेरा डाल दिया है। यानी कि जब से दंगे हुए हैं तब से सेना क्या है, यहीं पर रहती है कि ऐसा ना हो कि दंगे और ज्यादा भड़क जाएं। अब है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में आपके दो टॉपिक्स थे। एक क्या था, आपकी पतझड़ में, सॉरी चैप्टर नंबर 6 है पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो इसमें पहला था आपका गिन्नी का सोना, सॉरी तो यहाँ पर जो लिखा है मैं इसको करेक्शन कर देती हूँ, आप भी करेक्शन कर लेना, ठीक है। पतझड़ टूटी पत्तियां था ना, तो इसमें पहला टॉपिक जो आपका था वो था आपका गिन्नी का सोना, ठीक है। तो इसमें आपका पहला जो मुहावरा था वो था ऊपरी बातें करना। तो उसमें था जब से विकास की नौकरी लगी है वह तो हवा में उड़ने लगा है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक था इसी चैप्टर में वो था झेन की देन। इसमें सन्नाटा सुनाई देने लगा। जब हमारे लेखक वो चाय टी सेरेमनी कर रहे थे ना, चा नो यू, तो उस समय जो है ना इतना ज्यादा आसपास सन्नाटा था कि वो सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था, अर्थात अत्यधिक शांति होना। उस जब हम लोग बहुत ज्यादा सन्नाटे में होते हैं ना तो एक सर्र की आवाज भी हमारे कानों तक पहुंचती है। तो वही चीजें, इतना ज्यादा शांति थी चारों तरफ। राम के घर में सन्नाटा है, लगता है कि घर में कोई नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अब है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा लास्ट चैप्टर था ना, कारतूस, ठीक है, याद है कारतूस, वजीर अली वाला, वो वाला। देखिए क्या, तंग आना यानी कि परेशान होना। कक्षा में शरारती बच्चों से अध्यापक तंग आ गया है, यानी कि वो इतनी ज्यादा शरारत कर रहे हैं कि बच्चा उनको संभलते ही नहीं। फिर आते हैं कामयाब होना यानी कि सफल होना। अपने कठोर परिश्रम के कारण ही वो आज डॉक्टर बन पाया है। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया, ठीक है। अगला है काम तमाम करना यानी कि मार डालना। वकील का काम वजीर अली ने काम तमाम कर दिया था यानी कि उसे मार डाला था। सेना के एक वार में आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। नेक्स्ट है नजर रखना अर्थात निगरानी करना। पुलिस सदैव शातिर चोरों पर अपनी नजर रखती है। जान बख्शना यानी कि हत्या ना करना, यानी कि जान बख्श देना यानी कि हम किसी को बिना मारे छोड़ दें, उस तरीके से। अच्छे व्यवहार के कारण जज ने कैदी की जान बख्श दी। वैसे उसने कृत्य ऐसे किए थे कि उसको तो फांसी लगनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उसका बिहेवियर अच्छा था इसलिए जज ने उसको छोड़ दिया। तो समझ में आ गया कि मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है। तो मुहावरों के पीछे इतना ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सफिशिएंट मटेरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आपको देखो मैंने चैप्टर आधारित सारे मुहावरे बता ही दिए, जो 7 चैप्टर आपके दिए गए हैं। फिर बचा आपके पास में जो कितने मुहावरे तो बेइंतहा हैं। काफ़ी हद तक तो मुहावरे मैं आपको जो है आपकी हमारी जो मुहावरे की सीरीज़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। और रही बात उसकी लिंक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा देती हूँ, तो वो आपके लिए आसान रहेगी। इन मुहावरों को आप उन क्या कहते हैं शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। तो पूरी सीरीज़ हमारी मुहावरों का पिटारा एक सीरीज़ है जिसमें आपको बेइंतहा मुहावरे मिलेंगे, ठीक है। और अभी भी मैं उसमें मुहावरे दे रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ मैं आपको और दे रही हूँ, वो है आपको एक DPP दे रही हूँ। DPP इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखिए जो क्लास 10th का अब जो पेपर मॉड्यूल आ रहा है उसमें आपके सामने MCQs हटाए गए हैं व्याकरण में से। अब आपको अति लघु और लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, तो उसमें क्वेश्चन किस किस पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं की प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। मुहावरे आपको पता होने चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन है उन्हें आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सोल्यूशन लेकर आपके पास आ जाती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट DPP सॉल्यूशन में, और इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन का वो लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।